अध्याय 270 विशेष सूची। ठीक है टिल्ड, बाघा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी चलेगा। उसके बगल में टेंग टेंग ने गंभीरता से समझाया, कल आप सभी ने एक बड़ी लड़ाई का सामना किया है, इसलिए आराम करना और अपनी ऊर्जा को फिर से संचित करना परीक्षण के परिणामों को बेहतर बनाएगा। सही है, पहले पंजीकरण से शुरू करते हैं। बाघा ने थ्रेशोल्ड रोबोट की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं समय से पहले ही समझा देता हूं, यहाँ अपनी जानकारी दर्ज करने के बाद आप सिस्टम कतार में शामिल हो जाएंगे। आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए इसे कुछ बैचों में पूरा किया जाना चाहिए। प्रत्येक बैच 100 लोगों का है और इसमें प्रति बैच लगभग 30 मिनट लगने चाहिए। अरे हैंडसम, हम वास्तव में किस चीज़ का परीक्षण कर रहे हैं? उस समय रजिता खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, यह कोई मानव प्रयोग तो नहीं है ना? बाघा तुरंत हंस पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी फीनिक्स एसोसिएशन के क्षमता उपयोगकर्ताओं और संवर्धकों के लिए परीक्षण मुख्य रूप से 2 चरणों में विभाजित हैं। एक है सोल वेव पीक टेस्ट और दूसरा है लिमिट कोएफिशिएंट। इन दोनों को मिलाकर हमें व्यक्ति का विकास स्तर पता चलता है। सोल वेव पीक टेस्ट। सुमी इस समय बाहर आए और बोली, क्या हम संवर्धक भी सोल वेव को माप सकते हैं? बिल्कुल, बाघा ने उत्तर दिया। जीन विकासवादी भी कोल्ड डार्क फंडामेंटल पार्टिकल्स से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण मनुष्य सीमा से परे विकास करते हैं। यह अनिवार्य रूप से एक प्रकार की क्षमता ही है। इसके चरम शिखर का परीक्षण करके हम व्यक्ति के विकास स्तर और उनके पास मौजूद ऊर्जा घनत्व को निर्धारित कर सकते हैं। तो ये लिमिट कोएफिशिएंट क्या है? राघव ने पूछा। ये सरल है, टेंग टेंग ने समझाया। आप इसे किसी व्यक्ति की युद्ध प्रतिभा के रूप में सोच सकते हैं, साहस, मानसिकता, अनुभव, संकट में प्रतिक्रिया देने की क्षमता और उन्होंने अपनी क्षमताओं को कितनी अच्छी तरह विकसित किया है। यदि सोल वेव पीक एक बंदूक की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, तो लिमिट कोएफिशिएंट एक सैनिक की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों के संयोजन से हमें पता चलता है कि यह बंदूक किस तरह की शक्ति पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई नौसिखिया भारी मशीन गन का उपयोग करता है, तो शायद वह एक ज़ोंबी को भी न मार पाए और अपना हाथ भी तुड़वा ले, लेकिन यदि कोई कुशल व्यक्ति हैंडगन का उपयोग करता है, तो वह एक शार्प शूटर की तरह सटीक निशाना लगा सकता है। इसलिए किसी क्षमता का प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है, यहाँ तक कि ज्ञान पर भी। ज्ञान की शक्ति। ज्ञान, सही है, टेंग टेंग ने च्यूइंग गम चबाते हुए और बुलबुला फुलाते हुए कहा। फिर उसने बुलबुले को फोड़ा, अपनी उंगली से उसमें एक छेद किया और बुलबुला तुरंत सख्त हो गया। अंदर हवा का एक झोंका इकट्ठा हुआ और उसने अपनी हथेली को भींच लिया। हवा का एक भंवर बाहर निकला जो उसकी हथेली में तेजी से घूमने लगा। जैसे जैसे उसने अपनी क्षमता को संकुचित किया, भंवर और मजबूत होता गया और हवा के प्रवाह की गूंज सुनाई देने लगी। बज बज बज, बूम। टेंग टेंग ने उस भंवर को जमीन पर मारा, जिससे सख्त सतह पर तुरंत एक गोलाकार छेद हो गया। इसकी शक्ति एक गोली के बराबर थी। वॉटेक्स प्रभाव, वॉटेक्स इफेक्ट, मिडिल स्कूल की फ्लूइड फिजिक्स का ज्ञान जिसे मेरी क्षमता के साथ मिलाया गया है, साधारण हवा को मिश्र धातु एलॉय की गोली से भी अधिक शक्तिशाली हमले में बदल सकता है, टेंग टेंग ने शांति से कहा और अपने मुंह में गम का एक और टुकड़ा डाल लिया। भीड़ के पीछे खड़े प्रोजेश की आंखें ये देखकर चमक उठीं। टेंग टेंग के इस कदम ने उसके लिए एक पूरी नई दुनिया खोल दी थी। फिजिक्स और फायर गॉड शक्ति का मेल दिलचस्प है, वह खुद से बुदबुदाया। यहाँ तक कि किकी ने भी अपनी बाहें सिकुड़ी और इसके बारे में रुचि के साथ सोचा। राघव ने तब कहा, तो ये लिमिट कोएफिशिएंट व्यक्ति दर व्यक्ति बदलता रहता है और इसका उपयोग किसी की प्रतिभा का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। बाघा ने कंधे उचकाए और कहा, विचार तो यही है, लेकिन यह विकास स्तर केवल एक वस्तुनिष्ठ संख्यात्मक मूल्यांकन है। ये पूरी तरह से किसी व्यक्ति की युद्ध शक्ति या जीवित रहने की दर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। पुरस्कार और जोखिम। मैंने सुना है कि परीक्षण में भाग लेने के लिए भौतिक मुआवजा मिलता है। क्या ये सच है? इस समय नीतू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, बाघा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप एक इवोल्यूशन लेवल पर हैं, आप उत्तरजीविता आपूर्ति का एक बॉक्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप डायमंड लेवल पर हैं, तो 3 बॉक्स आपूर्ति प्राप्त करने के अलावा हम एक भारी मशीन गन और 1000 राउंड गोला बारूद भी प्रदान करेंगे। इतना सारा? भीड़ आश्चर्य से हौंफने लगी। बाघा ने सिर हिलाया। हे, अगर यह बरसरकर लेवल है, तो हम एक आपूर्ति वाहन, कोल्ड डार्क रिएजेंट की एक बोतल, एक YJ-03 वाहन माउंटेड एंटी एयरक्राफ्ट तोप और 200 राउंड गोले भी प्रदान करेंगे। कैसा लगा? काफी आकर्षक है ना? भीड़ चिल्ला उठी। बिल्कुल, बाघा ने कंधे उचकाते हुए कहा, और ये सब मुफ्त हैं।
एकमात्र शर्त यह है कि डायमंड लेवल या उससे ऊपर के किसी भी व्यक्ति को हमारे नाइटवॉकर्स संगठन के ट्रैकिंग अनुसंधान के लिए रक्त का नमूना छोड़ना होगा। पूनम ने ये सुनकर कहा, ये सिर्फ शोध के लिए नहीं है ना? आप शायद चाहते हैं कि ये उच्च स्तरीय क्षमता वाले उपयोगकर्ता भविष्य में फीनिक्स एसोसिएशन के साथ सहयोग मजबूत करें। हमारा इरादा तो यही है, बाघा ने लाचारी से जवाब दिया। साथ ही हम इन टीमों को जीवित रहने की उच्च दर हासिल करने में मदद करने की भी उम्मीद करते हैं। इसके अलावा जब आप परीक्षण से गुजरते हैं तो हमारे फीनिक्स सहयोगी आपको कुछ सरल प्रशिक्षण भी देंगे जो हमने नाइटवॉकर्स संगठन से सीखे हैं। मैं समझ गया। लोंगशान नंबर 1 की टीम को धीरे धीरे चर्च स्क्वायर में प्रवेश करते देख राघव ने बाघा से कहा, ऐसा लगता है कि हम बाद वाले बैचों में होंगे। क्या मैं अभी पंजीकरण कर सकता हूं और बाद में आ सकता हूं जब भीड़ कम हो? मुझे किसी और काम को निपटाना है। बाघा ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। बिल्कुल, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। बस टिल्ड। जैसे ही राघव थ्रेशोल्ड के सामने खड़ा हुआ, एक गहरे नीले रंग की रोशनी उसके ऊपर से गुजरी। इन्फिनिट कॉनॉय राघव। स्कैन पूरा हुआ। पूर्व फेडरेशन सदस्य राघव, भोपाल शहर, ड्रैगन राष्ट्र। नागरिक आईडी CN 15132192430126। फीनिक्स एसोसिएशन की जानकारी इन्फिनिट कॉनॉय के साथ सिंक्रोनाइज की गई। नई उत्तरजीवी आईडी दर्ज D195295527। सफल पंजीकरण के बाद राघव ने जल्दी से टीम को जानकारी दी और डैनियल और मोनिका से संपर्क किया। मोनिका के क्वीन मोनिका जहाज पर जाने की तैयारी की। मोनिका तुरंत डैनियल और राघव को लेने के लिए गाड़ी चलाकर आ गई। परीक्षण स्थल। दूसरी तरफ प्रोजेश ने धूप का चश्मा पहने और हाथ बांधे हुए चंगेज की बातें सुनी और मुस्कुराया। जहां तक इनाम की बात है, मैं वास्तव में परेशान नहीं हूं। मुझे बस आश्चर्य है कि क्या ऐसी साधारण चीज मेरी वास्तविक ताकत का पता लगा सकती है। किकी ने उसे देखा और कहा, खैर, बेहतर होगा कि तुम अपना सब कुछ झोंक दो। देखते हैं कि क्या वह मशीन तुम्हें उच्च स्कोर दे सकती है। जीज, वह मशीन वास्तव में डरावनी लग रही है। रजिता ने अपनी गर्दन सिकुड़ी और कहा, मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। ये सोल वेव वैल्यू के लिए पीक वैल्यू डिटेक्शन गेज है। उस क्षण एक महिला स्टाफ सदस्य पास आए। मैं अब आपको परीक्षण क्षेत्र में ले जाऊंगी। आप परीक्षण के लिए 5वें समूह में हैं। शांत रहें, डर का एक क्षण आएगा, लेकिन चिंता न करें, इससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। किकी ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए सिर हिलाया। ओह, ऐसा लगता है जैसे यह आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप मर रहे हैं, जिससे आपका शरीर अनैच्छिक रूप से उच्चतम प्रतिरोध दिखाता है और इसी तरह पीक वैल्यू मापी जाती है। ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 की अनुष्का ने भी सिर हिलाया। यह एक अच्छा तरीका है। इससे परीक्षण की सटीकता सुनिश्चित होगी और मानक सुसंगत रहेगा। रणनीतिक दिमाग। मुख्य भवन के गॉस्पेल हॉल में एक आदमी नीचे परीक्षण चौक की ओर देख रहा था। वह तेज था, जो नाइटवॉकर्स के भीतर स्टारफायर डिवीजन की पश्चिमी संचालन टीम का प्रमुख था। एक क्लासकर्मी, इन्फिनिट ट्रेन कॉनॉय के राघव, क्या उनका पंजीकरण हो चुका है? हाँ, 15 मिनट पहले, एक सहायक ने सूचना दी। उसी समय तेज ने कुछ गौर किया। एक पल में वह अपनी जगह से ओझल हो गया और एक आदमी को पकड़ लिया जो उसकी मेज के आसपास छिपकर घूम रहा था। धिक्कार है, अभी केवल 1 महीना हुआ है और तुम्हारी गति फिर से बढ़ गई है। रंगे हाथों पकड़ा गया वह आदमी बाघा था। वह मुस्कुराया और लाचारी से शराब की बोतल नीचे रख दी। तेज ने उसे वापस झपट लिया। दफा हो जाओ, यह मेरा खजाना है और अभी काम के घंटे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरा हुआ हूं? टिल्ड। बाघा ने कुर्सी पर बैठते हुए पलटवार किया। तुम काम कर रहे हो, लेकिन हमारा कुरियर डिवीजन अभी ब्रेक पर है, सुपरवाइजर के आदेश के तहत। इसलिए मैं बस आराम कर रहा हूं। टिल्ड। तेज ने उपहास किया। छोटे बच्चे, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम अल्लू के साथ गुपचुप तरीके से अपने कौशल का अभ्यास कर रहे हो। मेरे सामने आलसी होने का नाटक करना बंद करो। वैसे मैंने सुना है कि सूची में 2 विशेष व्यक्ति हैं, एक राघव है और दूसरा किकी द क्वीन मोनिका। इसी बीच राघव और डैनियल एक भूमिगत स्टेशन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उनके सामने मैजेंटा रंग की, काली और लाल रंग की एक स्वचालित भारी ट्रेन दिखाई दी। वह क्वीन मोनिका थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, 2 आदमी दिखाई दिए। वे 30 के आसपास के लग रहे थे, हाथों में रिंच और पेचकस लिए हुए थे और काले तेल के धब्बों से ढके हुए थे। मोनिका, नागा, अखिल, क्या तुमने ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक कर लिया? मोनिका ने भौहें सिकुड़ीं। हम इसे पूरा नहीं कर सके, थोड़े मोटे आदमी नागा ने व्यथित भाव से कहा। मुझे लगता है कि हमें इसे पेशेवरों पर छोड़ देना चाहिए। मोनिका की आंखों में गुस्सा चमक उठा।
नागा, मैं तुम्हें इस मिशन पर इसलिए लाई थी क्योंकि तुमने सीनियर मैकेनिक होने का दावा किया था। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि हमें पेशेवरों को खोजने की ज़रूरत है। हाँ मोनिका, क्या हमें शहर के पश्चिम में अल्मोड़ा माइनिंग फ्रेट प्लेटफॉर्म पर वेलोंग क्लास हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं मिला था? वह खराब है, लेकिन क्या जिन चेन कॉनॉय के लोगों ने यह नहीं कहा था कि अगर हम उन्हें 40 ब्लड क्रिस्टल दें तो वे इसे ठीक कर सकते हैं? दूसरे आदमी अखिल ने बीच में टोकते हुए कहा। 40 ब्लड क्रिस्टल, इतना महंगा? पीछे से अचानक एक आवाज़ आई। राघव ने पास आते ही अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वे जिस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बात कर रहे थे वह परिचित लग रहा था। क्या ये वही था जिसे उसने कल रात सरसरी तौर पर मरम्मत करके चलाया था? अध्याय 271। हाँ मैंने किया है, मुझे मारोगे? महंगा? क्या तुम एक हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की कीमत जानते भी हो? नागा को पता नहीं था कि राघव और डैनियल अचानक कहाँ से आ गए। पूछताछ का लहजा सुनकर उसने तुरंत पलटवार करने के लिए मुंह खोला। मुझे पता है। इससे पहले कि मोनिका कुछ बोल पाती, डैनियल ने सीधे और जोर से जवाब दिया। अच्छी स्थिति में एक 70,000 किलोवाट का साधारण इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लोकोमोटिव ज़्यादा से ज़्यादा 10 ब्लड क्रिस्टल का होता है, और वह भी तब जब कोई उसे खरीदना चाहे। तुमने क्या कहा? चुप रहो। मोनिका ने कड़ाई से नागा को बीच में ही रोक दिया और माफ़ी मांगने के लिए दोनों की ओर मुड़ी। बड़े भाई डैनियल, कप्तान राघव, मुझे खेद है, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गई थी। ये मेरी ट्रेन के तकनीशियन हैं। आइए मैं आपको बोर्ड पर ले चलती हूँ और सब दिखाती हूँ। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है टिल्डा। राघव और डैनियल बिल्कुल भी औपचारिक नहीं हुए और सीधे ट्रेन पर सवार हो गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दोनों आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। नागा और अखिल ने एक दूसरे को भ्रमित नज़रों से देखा। मोनिका, ये कौन है? दोस्त, मरम्मत में मदद करने आए हैं। मरम्मत? नागा की आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं। सिर्फ ये दो लोग? मोनिका, क्या हमने जिनचैन कॉनॉय से संपर्क नहीं किया था? उनके पास शहर के सबसे अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हम दूसरे लोगों को क्यों ढूंढ रहे हैं? मोनिका ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा और स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाई। वह राघव और अन्यों के पीछे डिब्बे में चली गई। उसकी नज़र पड़ते ही नागा के शब्द गले में ही अटक गए और उसने अजीब तरह से अपना सिर झुका लिया। लेकिन जैसे ही मोनिका पास से गुजरी, उसने अपनी नज़रें उठाकर उसकी जाती हुई आकृति को देखा। उसकी आंखों में ठंडक की एक लकीर तैर गई। पहले देखते हैं कि वे यहाँ किस लिए आए हैं। अखिल ने उसे अपनी कोहनी से मारा और एक इशारा किया। नागा की नज़रें बदलीं और बिना एक शब्द बोले उसने रख रखाव के औजार समेटने शुरू कर दिए। पटरियों पर बना किला। बाहर से देखने पर राघव और डैनियल बिल्कुल भी मैकेनिकल इंजीनियर नहीं लग रहे थे। एक ने ग्रे भालू वाला कोट पहना था और दूसरे ने हाईटेक पावर्ड आर्मर। वे क्वीन मोनिका के अंदर का नज़ारा देखते हुए जिज्ञासु बच्चों की तरह लग रहे थे। राघव की पहली छाप ये थी कि यह किसी अंतरिक्ष यान के अंदरूनी हिस्से जैसा दिखता है। एकीकृत कार्यात्मक डिब्बे उनके कई स्वचालित उपकरणों के साथ जगह को आरामदायक लेकिन कुशल बना रहे थे। अंदर का वातावरण अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित महसूस हो रहा था। कंट्रोल रूम की गोलाकार स्क्रीन बर्फीले इलाके के नक्शों से भरी थी और उन्नत वायु संचार और हीटिंग सिस्टम ने इसे ऐसा बना दिया था जैसे वसंत ऋतु में कदम रखा हो। पहले और सबसे बड़े ड्राइविंग डिब्बे में पहुंचने पर दरवाज़ा खोलने के लिए मोनिका के आइरिस रिग्निशन पुतली की पहचान की आवश्यकता थी। यह न केवल ऊर्जा डिब्बा था, बल्कि मोनिका का व्यक्तिगत रहने का क्षेत्र भी था। ये डिब्बा 60 मीटर से अधिक लंबा था, जिसमें ऊर्जा, शक्ति और मुख्य नियंत्रण प्रणालियां थीं। यह मेरा व्यक्तिगत निजी क्षेत्र है, आमतौर पर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, मोनिका ने मुस्कुराते हुए उन्हें आगे ले जाते समय कहा। हमारे पास बोर्ड पर केवल 26 लोग हैं। हालांकि ट्रेन पूरी तरह से स्वचालित है, फिर भी किसी को 24/7 सड़क की स्थिति की निगरानी करने की आवश्यकता होती है। वाह मोनिका, तुम्हारे पास यहाँ काफ़ी विशाल जगह है, डैनियल ने उत्साह से कहा। मुख्य प्रणालियों के बावजूद यह क्षेत्र विलासिता से भरा था, जिसमें एक बड़े वेव मसाज बाथटब वाला स्पेस एज बाथरूम और एक वाइन कैबिनेट था। कोई आश्चर्य नहीं कि ये 2 अरब की एपोकैलिप्स एक्सप्रेस है, राघव मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पूरी ट्रेन की रक्षा, उत्तरजीविता और जीवन रक्षक प्रणालियां एक किलेबंद शस्त्रागार की तरह हैं। कयामत के दौर में इस तरह का एक लग्जरी किला होना, बदबूदार पिछली सीट पर सोने से कहीं बेहतर है। हाँ, डैनियल ने गंभीरता से जोड़ा, अगर मुझे पता होता तो मैं इंजीनियरिंग टीम के कुछ लोगों को यहाँ ले आता। यहाँ तक कि वायु संचार और ग्रे वाटर सिस्टम पुनर्चक्रण जल प्रणाली भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ड्रैगन माउंटेन 1 के लिए सीख सकते हैं।
मैकेनिकल हॉट काम पर दौरे के बाद राघव तुरंत कंट्रोल स्टेशन पर गया और अपना हाथ कंसोल पर रखा, अपने मैकेनिकल हॉट को सक्रिय किया। जैसे ही उसका प्रभाव क्षेत्र फैला, उसने एक मोटा मूल्यांकन शुरू किया। 3 घंटे। मोनिका की आंखें चमक उठीं। 3 घंटे? तुम इसे 3 घंटे में ठीक कर सकते हो? राघव ने कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया, केवल इतना कहा, उम्मीद है। 3 घंटे वह समय था जो उसे 8 डिब्बों और उनके कई सब सिस्टम को स्कैन करने के लिए चाहिए था। कप्तान राघव, मुझे लगता है कि मुझे अभी भी आपकी शर्तें नहीं पता हैं। मोनिका ने सावधानी से पूछा। 20 ब्लड क्रिस्टल? सिर्फ 20 ब्लड क्रिस्टल? डैनियल चिल्लाया। वे एक बुनियादी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सर्किट मरम्मत के लिए 40 चार्ज करते हैं। भाई राघव, तुम बहुत उदार हो। डैनियल मजाक नहीं कर रहा था, वह इस बात पर जोर दे रहा था कि कैसे जिनचैन कोनोय मोनिका का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। 40 ब्लड क्रिस्टल की मरम्मत की कीमत सुनकर दोनों आदमियों को समझ आ गया कि यह एक हास्यास्पद रूप से ऊंची कीमत थी। राघव के लिए न केवल वह 20 ब्लड क्रिस्टल कमाएगा, बल्कि उसे पूरी ट्रेन का पूरा ब्लूप्रिंट खाका भी प्राप्त होगा। ये ब्लड क्रिस्टल से कहीं अधिक मूल्यवान था, विशेष रूप से कयामत की ट्रेन के लिए डिज़ाइन किए गए ब्लूप्रिंट होने से भविष्य में इन्फिनिट ट्रेन में बहुत बेहतर संशोधन किए जा सकेंगे। जब राघव व्यस्त था, डैनियल ने मोनिका से हथियारों के सेटअप को दिखाने के लिए कहा। स्कैनिंग प्रगति 1%। जैसे जैसे स्कैनिंग जारी रही, राघव विस्मय में था। कयामत की इस ट्रेन में 5 स्तरीय सुरक्षा मानक थे, बुलेट प्रूफ, ठंड विरोधी, आग, पानी प्रतिरोधी और यहाँ तक कि विकिरण सुरक्षा। उसने अपना R&D केंद्र भी खोला। R&D सेंटर TRP जेन 4 विशेष औद्योगिक सक्रिय एक्सोस्केलेटन ब्लूप्रिंट 1 दिन 04 घंटे। अनचाहे मेहमान। 2 घंटे बीत गए। अचानक दूर से इंजन की तेज गूंज सुनाई दी। एक संशोधित मॉन्स्टर ट्रक प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से बढ़ा। मोहॉक हेयर स्टाइल वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, सुधीर, नीचे कूदा। इस ट्रेन का मालिक कौन है? सुधीर ने अहंकारी भाव से मोनिका और डैनियल को स्कैन किया। तुम कौन हो? मोनिका ने कड़ाई से पूछा। मोनिका, वे जिनचैन कोनोय से हैं, नागा जल्दी से भागकर आया। मैंने उनके बारे में पता किया है, वे बहुत पेशेवर हैं। सुधीर ने एक अजीब मुस्कान दी। खूबसूरत महिला, हम सभी प्रकार की मरम्मत के मुद्दों के विशेषज्ञ हैं। पहले मुफ्त निरीक्षण, फिर उचित उद्धरण। हमारे पास 20 से अधिक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। एक कबाड़ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को ठीक करने के लिए 40 ब्लड क्रिस्टल। मोनिका ने पलटवार किया। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? सुधीर ने एक गंभीर भाव अपनाया। मिस, वह वेलोंग क्लास लोकोमोटिव है। विद्युत प्रणाली की मरम्मत करना आसान नहीं है, और हम जल्द ही यहाँ से निकलने वाले हैं। ये जीवन मरण का सवाल है। 40 ब्लड क्रिस्टल वास्तव में महंगे नहीं हैं। ज़रूरत नहीं है, मोनिका ने जवाब दिया। मैंने पहले ही किसी और को मरम्मत का काम सौंप दिया है। कृपया आप जा सकते हैं। सुधीर की मुस्कान गायब हो गई। वह नागा की ओर मुड़ा। क्या चल रहा है? क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि मरम्मत अभी तक नहीं हुई है? नागा सदमे में मोनिका की ओर मुड़ा। मोनिका, तुमने मरम्मत का काम किसे सौंपा है? मैंने मरम्मत का सारा काम टीम लीडर राघव को सौंप दिया है। ये जल्द ही पूरा हो जाना चाहिए। क्या? नागा हकलाया। अकेले, बिना किसी औजार के? ये पूरी तरह से हास्यास्पद है। परिणाम? तभी अखिल चकित भाव से ट्रेन से नीचे दौड़ता हुआ आया। अरे, ट्रांसमिशन सिस्टम की खराबी का अलर्ट गायब हो गया है। नागा ने जांच करने के लिए अपना टर्मिनल निकाला। न केवल ट्रांसमिशन सिस्टम ठीक हो गया था, बल्कि कई अन्य खामियों को भी सुलझा लिया गया था। उम्मीद से थोड़ा जल्दी पूरा हो गया, राघव ने नीचे आते ही अपने साफ हाथों से ताली बजाते हुए कहा। डैनियल ने राघव के कंधे पर थपकी दी। जब यांत्रिक समस्याओं की बात आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मेरा भाई राघव हल न कर सके। मोनिका, तुम्हें आखिरकार सही आदमी मिल गया। सुधीर को अचानक लगा जैसे उसके साथ खेल खेला गया है। ठीक है, लेकिन बस एक दोस्ताना सलाह, ट्रेन की विफलता जीवन और मृत्यु का मामला है। बेहतर होगा कि आप पेशेवरों से इसकी जांच करवा लें। धिक्कार है, तुम छोटे कमीने। डैनियल का पारा चढ़ गया। क्या तुम्हें लगा कि मैं बकवास कर रहा था? राघव ने उसे रोका। उससे परेशान मत हो। फिर वह सुधीर की ओर मुड़ा। वैसे, अगर तुम अल्मोड़ा फ्रेट स्टेशन पर मौजूद 2 वेलोंग क्लास लोकोमोटिव की बात कर रहे हो, तो खेद है, मैंने उन्हें पहले ही ठीक कर लिया है और ले लिया है। क्या? सुधीर सदमे में पीछे हट गया। वह गोल्ड सिटी टीम का काम था। हम उसे ठीक करके बेचने की योजना बना रहे थे। तुम्हें अधिकार किसने दिया? राघव ने सुधीर को ठंडी नज़रों से देखा। मैंने इसे लिया। तो क्या तुम इसे वापस चुराना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो?
सुधीर ने पीछे हाथ बढ़ाकर एक बड़ी बंदूक निकाल ली। भाइयों, अपने हथियार निकालो। क्लिक क्लिक क्लिक। सुधीर के आदमी अपनी बंदूकें निकाल पाते उससे पहले ही लोन वुल्फ लड़ाकू एक्सोस्केलेटन पहने 6 युद्ध तैयार सैनिकों ने उन्हें जल्दी से घेर लिया। मोनिका आगे बढ़ी, उसकी खूबसूरत आंखें अचानक गहरे लाल रंग में चमकने लगीं और एक अदृश्य दबाव फूट पड़ा। ये दोनों मेरे मेहमान हैं, मोनिका ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। अगर तुम मेरे इलाके में परेशानी पैदा करना चाहते हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी टीम हमारे साथ मुकाबले के लिए तैयार है। अध्याय 272 सब हिंसक। ट्रेन वास्तव में अन्य वाहनों की तरह सुविधाजनक नहीं है, सुदीप ने तीखी नज़रों से कहा। एबिस लगातार फैल रहा है। ट्रेन कॉनॉय के लिए उपलब्ध रास्ते कम होते जा रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब ये सभी कॉनॉय या तो वाहन बदल लेंगे या फुल टैरन मोड, हर तरह के इलाके में चलने वाले मोड को अपना लेंगे। फिर भी वे कार कॉनॉय से तेज़ हैं। उनमें से कई तो डॉन सेंटर के बराबर पहुंच चुके हैं। डॉन सेंटर, अब वह कितना बड़ा है? 6 मिलियन से अधिक लोग, ली जुन ने शांति से उत्तर दिया। यह एक लंबी यात्रा की तरह है, कोई भी रास्ता आसान नहीं है। ध्रुवीय क्षेत्र का आखिरी पड़ाव केवल भीड़भाड़ वाला होता जा रहा है। उसी क्षण टेस्टिंग प्लाजा पर अनुष्का, बुबाई और रुबीना के लिमिट कोएफिशिएंट का मूल्यांकन किया गया। सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब बुबाई ने लिमिट कोएफिशिएंट में केवल 1.3 स्कोर किया, जिससे उसका अंतिम मूल्यांकन स्तर 1300 रहा। इससे पता चला कि हालांकि उसकी क्षमता में प्रबल संभावना थी, लेकिन उसकी व्यक्तिगत युद्ध प्रतिभा और मनोवैज्ञानिक लचीलापन औसत ही था। अनुष्का और अन्य लोग वास्तव में इससे वाकिफ थे। 1300 का स्कोर उनकी उम्मीदों से पहले ही अधिक था। अनुष्का का लिमिट कोएफिशिएंट 1.6 था, जिसकी अंतिम रेटिंग 1728 थी, एक बिल्कुल भयानक परिणाम। फिर रुबीना बाहर निकली और चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसका लिमिट कोएफिशिएंट 1.8 तक पहुंच गया था। जीनियस लेवल। कैथेड्रल के गॉस्पेल हॉल के अंदर तेज के चेहरे पर इस दृश्य को देखकर स्पष्ट आश्चर्य था। इस लड़की ने वास्तव में 1.8 स्कोर किया। सचमुच उल्लेखनीय। और वह एक रेनफोर्सर है, कोई विशेष क्षमता एबिलिटी नहीं, बाघा ने बगल से देखते हुए नाश्ता करते हुए कहा। ये दोनों कॉनॉय काफ़ी विशेषज्ञों को छिपाए हुए हैं। वे फीनिक्स के साथ काम कर रहे हैं, तेज ने कहा। उनका विकास डेटा हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। फिर वह अपने सहायक की ओर मुड़ा। लोंगशान नंबर 1 को उच्च प्राथमिकता के रूप में चिन्हित करें। उनके ध्यान स्तर को क्लास ए तक बढ़ाएं और अपलोड के लिए तैयार करें। कैथेड्रल स्क्वायर के नीचे भीड़ में चर्चा छिड़ गई। 1.8 लिमिट कोएफिशिएंट। धिक्कार है, वह एक जीनियस है। वह ब्लेड का भी उपयोग करती है। क्या वह जीन इवॉल्वर हो सकती है? ये कॉनॉय लोंगशान नंबर 1 कहलाता है ना? यार, उनके पास कुछ खूंखार लोग हैं, पहले से ही 3 बरसरकर लेवल। इन्फिनिट ट्रेन की ओर भी चर्चा शुरू हो गई। वाह, यह पागलपन है। बहन अनुष्का को 1728 मिला। पूनम को विश्वास नहीं हो रहा था। अनुष्का हमेशा लो प्रोफाइल रहती थी, लेकिन पूनम ने उसे एक क्षण में देखा था। पावर क्वीन में वास्तविक ताकत थी, वह एक स्नो रेत को मुक्के से मार सकती थी। और वह रुबीना भी अब बरसरकर लेवल पर है। रूबेल ने विस्मय से भरी आह भरी। वह भी एक जीन इवॉल्वर है, लेकिन वह मुझसे इतनी अधिक मजबूत कैसे है? हर किसी के पास अलग अलग प्रतिभा और अनुभव होते हैं, सुमी ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी ने हाल ही में बड़ी प्रगति की है। जब तक हम जीवित रहेंगे, हम अपनी सीमाओं को तोड़ते रहेंगे। बहुत अच्छे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पीछे से एक बुलंद आवाज आई। सबने मुड़कर देखा कि डैनियल और राघव आखिरकार पहुंच गए थे। राघव, भाई डैनियल। बिल्कुल सही समय पर, राघव ने अपने पीछे देखते हुए कहा। चौक के पास मोनिका एक ऊंचे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी जिसे उसने पहले से आरक्षित कर रखा था। वह मुस्कुरा रही थी और उसकी ओर सिर हिला रही थी। रुबीना अब बाकी लोगों से अलग है, डैनियल ने कहा जब उसने इन्फिनिट ट्रेन के समूह को उसके बारे में बात करते देखा। उसे किसी घटिया समूह ने कैद कर लिया था। उन्होंने उस पर कई तरह के अमानवीय प्रयोग किए। हर दिन जीवन और मृत्यु का सवाल था। इसीलिए वह अब ज्यादा बात नहीं करती। ये सुनकर पूनम के हाव भाव बदल गए। उसने धीरे से सिर हिलाया। यदि उसके पास इस तरह की प्रतिभा नहीं होती तो शायद उसे उस सब से नहीं गुजरना पड़ता। निश्चित रूप से उन घृणित डिसइंफेक्शन समूहों में से एक किकी गुस्से में बुदबुदाए। अगर मैं कभी उन कमीनों से मिली तो मैं एक एक को कुचल दूंगी। रजिता ने भी जोर से सिर हिलाया। हाँ, गद्दार। ठीक है, चलो चलते हैं। राघव ने आगे इशारा किया। अब आपकी बारी है। भाई डैनियल और मैं आखिरी में जाएंगे। पास ही प्रोजेश ने अपना धूप का चश्मा उठाया क्योंकि इन्फिनिट ट्रेन टीम को आगे बुलाया गया था।
उसने सबके सामने नाटकीय रूप से अंगड़ाई ली और एक दुनिया का स्वामी वाला भाव देते हुए लाइन में चल पड़ा। मुझे लगा था कि तुम आखिरी में जाओगे, किकी ने उसकी ओर देखते हुए और उसके पहने हुए आई पैच आंख की पट्टी को देखकर हंसते हुए कहा। कृपया, प्रोजेश मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति दिखावे की परवाह करता है? यदि आप कमज़ोर हैं तो दिखावा करना व्यर्थ है। ओह टिल्ड, रजिता हंसी। फायर ब्रो, क्या यहाँ कोई ऐसा है जो दिखावे की आपसे ज़्यादा परवाह करता है? अपना चश्मा पहने हुए प्रोजेश को उनके चिढ़ाने का बुरा नहीं लगा। शांत भाव से उसने उत्तर दिया, एक बार जब आप सिक्स फेसेस की ज्वाला को महसूस कर लेंगे और महसूस करेंगे कि पिछले जीवन में आपने समय की नदी में एक अपराजय सम्राट को हराया था, तो आप समझ जाएंगे अग्नि की इच्छा ही मेरे लिए सब कुछ है। इस बात ने सबको चुप करा दिया। हमारी बारी है। तभी एक स्टाफ सदस्य पास आया। अब रजिता की बारी थी। किकी, प्रोजेश, राघव और डैनियल अंतिम समूह के लिए निर्धारित थे। चौक के ऊपर तेज, बाघा और कुछ अन्य लोग कैथेड्रल से नीचे आए। वे सभी, विशेष रूप से किकी, फीनिक्स की नाइट वॉकर सूची में उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्य थे। तेज बारीकी से देख रहा था। अब हम 4 ही बचे हैं। हटिल्डर, राघव ने परीक्षण उपकरण को देखकर थोड़ी राहत की सांस ली। ऐसा लगा कि उसे अपनी मैकेनिकल एबिलिटी को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसकी कुछ पुरानी चिंताएं दूर हो गई थीं। किकी ने पीछे मुड़कर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे ही आखिरी होंगे। अब समय आ गया था। इन्फिनिट ट्रेन की ओर से पूनम, राज, सुमी, चिराग, रूबेल, अपू और रजिता लोंगशान नंबर 1 के शेष 3 सदस्यों के साथ परीक्षण के लिए आगे बढ़े। सोल वेव वैल्यू मैक्स प्रेशर सिम्युलेटर की ओर बढ़ते हुए पूनम को एक पल के लिए अविश्वास हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी कयामत की एक युद्ध कठोर योद्धा बन जाएगी। उसने एक गहरी सांस ली और इन्फिनिट ट्रेन की पहली उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ी। परीक्षण पूर्ण। पीक वैल्यू 400। परिणाम ने उसे चौंका दिया। दूसरी तरफ राघव भी हैरान था। उसको को देखते हुए पूनम 500 को पार कर वज्र लेवल तक पहुंच सकती थी। लगता है कि हालिया अपग्रेड्स ने उसकी बहुत मदद की है। वह अब कोई कमज़ोर नहीं है, राघव ने सोचा। निश्चित रूप से जब पूनम सिम्युलेटर से बाहर निकली और स्क्रीन पर 1.7 का लिमिट कोएफिशिएंट दिखा तो राघव ने सिर हिलाया। वह वास्तव में प्रतिभाशाली है। वाह, बहन पूनम 680 तक पहुंच गई। वज्र लेवल। किकी हॉन्फने लगी। राघव ने जोड़ा, वे कहते हैं कि वज्र लेवल एक सी क्लास डरावनी इकाई को अकेले हरा सकता है। अन्य स्कोर आने शुरू हुए। अपू का परिणाम सबसे कम रहा। पीक वैल्यू 200, लिमिट कोएफिशिएंट 1.4, अंतिम रेटिंग 280। लेकिन वह अभी अभी विकसित हुई थी और सभी को इसकी उम्मीद थी। विकसित होने का मतलब था कि वह अब बोझ नहीं थी। फिर चिराग और रूबेल आए। एक ने 450, दूसरे ने 400 स्कोर किया। दोनों का लिमिट कोएफिशिएंट 1.5 था। अंतिम रेटिंग 675 और 600। दोनों वज्र लेवल तक पहुंच गए थे। फिर राज और सुमी। राज की ब्लड क्यूई क्षमता बढ़कर 800 हो गई थी। सुमी, एक जीन इवॉल्वर, ने आश्चर्यजनक 700 स्कोर किया। लेकिन 1.6 के लिमिट कोएफिशिएंट के साथ, जो राज के 1.5 से अधिक था, उनकी अंतिम क्षमता रेटिंग एक समान थी, 1120। दोनों बरसरकर लेवल पर पहुंच गए। परिणामों ने राघव, किकी और प्रोजेश को दंग कर दिया। वाह, राज और बहन सुमी बहुत शक्तिशाली हैं। किकी ने खुशी मनाई। सबसे बड़ा आश्चर्य अंत में आया। रजिता सिम्युलेटर से केवल 300 की पीक वैल्यू के साथ बाहर निकली, लेकिन उसका लिमिट कोएफिशिएंट 1.8 था। तुम छोटी जंगली, तुम तो लड़ने के लिए ही पैदा हुई हो। किकी ने उसके बाल सहलाए। 540 वज्र लेवल। भाई राघव, आपके लोग राक्षस हैं, डैनियल ने हंसते हुए कहा। तभी पूनम दूसरों के साथ मुस्कुराते हुए लौटी। राघव ने कहा, मेरी उम्मीद से बेहतर। पूनम ने उसे मजाक में घूरा। क्या तुम्हें लगा कि मैं कोई नाजुक महिला हूँ? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, राघव ने उत्तर दिया। तुम हमारी नेविगेटर हो, तुम्हें मजबूत होना चाहिए। ठीक है, हमारी बारी। राघव, डैनियल, प्रोजेश और किकी अनगिनत नज़रों के बीच परीक्षण प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े। दूर एक छत पर लीजुन और अन्य लोग गंभीरता से देख रहे थे। राघव और डैनियल, इन्फिनिट ट्रेन और लोंगशान नंबर 1 के नेता कॉस्मिक कॉनॉय के सुदीप ने कहा। दोनों को फीनिक्स द्वारा क्रिम्सन फीनिक्स टोकन दिए गए थे। वे कोई मजाक नहीं हैं। कैथेड्रल प्लाजा पर तेज, बाघा और टेंग टेंग बेस व्हीकल के पास खड़े थे। भाई राघव, मैं पहले जाऊंगा। प्रोजेश आगे बढ़ा। एक भड़कीले लाल हुडी में वह बिल्कुल अलग दिख रहा था। वो स्नैप स्कैन पूरा। पीक इंडेक्स 1100। जैसे ही वह नंबर दिखाई दिया, पूरे प्लाजा में सन्नाटा छा गया और फिर शोर मच गया।
प्रोजेश ने एक ढीली मुस्कान दी। 1100, हाँ, लगता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग में थोड़ी ढिलाई बरत रहा हूँ। लेकिन फिर सबकी निगाहें मुड़ गईं। किकी हवा में तैर रही थी, उसके बैंगनी बाल लहरा रहे थे। वह धीरे से परीक्षण प्लेटफॉर्म पर उतरी। वो स्नैप, स्कैन पूरा, पीक इंडेक्स 1240। धमाका, सन्नाटा अव्यवस्था में बदल गया। सुदीप का चेहरा सदमे से विकृत हो गया। 1240, इस लड़की का क्या चक्कर है? यहाँ तक कि ली जुन का शांत चेहरा भी गंभीर हो गया। किसी ने उसके पीक्स को पार कर लिया था। अंत में राघव और डैनियल की बारी थी। राघव पहले गया। वो स्नैप, बस उसका मैकेनिकल हॉट ओवरड्राइव में चला गया। गैर यांत्रिक ऊर्जा का पता चला। परिरक्षण प्रोटोकॉल सक्रिय किया जा रहा है। राघव की आंखों के सामने एक दृश्य फ्लैश हुआ। जैसे ही स्क्रीन फीकी पड़ी, उसके सामने अंधेरे में अचानक एक महिला दिखाई दी। राघव के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। ये वही महिला थी जिसे उसने भोपाल शहर के आश्रय स्थल में अपने सपनों में देखा था। वह एक अजीब काले फुल बॉडी आर्मर में लिपटी थी, जिसमें तार और नलियां लगी थीं। तुम फिर से, तुम कौन हो? इससे पहले कि राघव जवाब दे पाता, वह महिला पहले बोली। मीना, तुम किससे बात कर रही हो? राघव ने मुंह खोला, तभी शोधकर्ताओं को घबराहट में दौड़ते हुए देखा। दृष्टि गायब हो गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह निश्चित था, उसने जो महिला देखी थी वह कोई भ्रम नहीं था। उसका नाम मीना था। स्कैन पूरा, पीक इंडेक्स 1050। धिक्कार है भाई राघव, 1050 अभी भी कमाल है, डैनियल ने कहा। डैनियल का परिणाम 1100 आया और वह भी पॉड में चला गया। राघव पॉड में चला गया, मीना की छवि को याद करते हुए। एक स्टाफ सदस्य ने उससे मुलाकात की। नमस्ते, कृपया अपना एक्सोस्केलेटन सूट उतारें। राघव ने सिर हिलाया और सूट उतार दिया। वह नैनो कार्बन सिरेमिक कमरे में चला गया। शुरू करते हैं। अचानक चौक की शांति एक गूंज से टूट गई। एक भारी क्षमता वाली गैटलिंग गन की आवाज़। फीनिक्स सुरक्षा टीम हाई अलर्ट पर चली गई, लेकिन आवाज़ टेस्टिंग पॉड के अंदर से आ रही थी। इन्फिनिट ट्रेन टीम को जब समझ आया कि क्या हो रहा है, तो ये प्रफुल्लित करने वाला हो गया। डुओ टिल्ड बूम। पॉड के अंदर से युद्ध की आवाज़ें आखिरकार बंद हो गईं। दरवाज़ा खुला और बंदूकों के धुएं का एक घना बादल बाहर निकला। राघव शांत भाव से बाहर निकला। स्टाफ सदस्य अंदर भागा। दीवारें गोलियों के निशानों से भरी थीं, लेकिन एक भी कारतूस का खोखा नहीं बचा था। फिर अंतिम परिणाम जारी किए गए। डैनियल और अनुष्का दोनों ने 1.6 का अधिकतम कोएफिशिएंट हासिल किया। अंतिम मूल्यांकन 1760। किकी ने 1.6 हासिल किया, लेकिन प्रोजेश ने 1.7 स्कोर किया। अंतिम रेटिंग, प्रोजेश 1870 पर और किकी 1984 पर। तभी राघव के पॉड के ऊपर स्क्रीन पर एक नंबर धीरे धीरे दिखाई दिया। ली जुन के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। 2। प्लाजा में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। 2। क्या इसका मतलब यह है कि उसका एबिलिटी लेवल मूल्यांकन 2100 है? राघव थोड़ा स्तब्ध लग रहा था। उसने अपनी रक्षा के लिए मौके पर ही हथियार बनाए थे। उसे परफेक्ट स्कोर की उम्मीद नहीं थी। टावर के ऊपर सुदीप वास्तव में हैरान था। उसने ली जुन की ओर देखा। ली जुन की नज़रें चौक की आकृति पर टिकी थीं। उसने आखिरकार कहा, ये हो गया, चलो उससे मिलते हैं। अध्याय 273, सर्वोच्च सिद्धांत। वाह, ये कमाल था राघव। किकी सबसे पहले उड़कर उसके पास आए। उसकी आंखें चमक रही थीं। फिर वह पास झुकी और धीमी आवाज में बोली, हे, लेकिन क्या तुम अभी थोड़ा ज्यादा दिखावटी नहीं हो गए थे? क्या तुम्हें डर नहीं है कि वे कहेंगे कि तुम धोखाधड़ी कर रहे थे? राघव ने लाचारी से कंधे उचकाए। क्या तुम पागल हो? ये सचमुच मेरी एबिलिटी है। ये धोखाधड़ी कैसे हुई? परीक्षण कक्ष को अत्यधिक दबाव में भाग निकलने की स्थिति का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया था। मारना तो केवल एक पहलू था। मुख्य चुनौती चारों दिशाओं से होने वाले हमलों को संभालना था, जो विषय की प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करता था। हालांकि राघव के पास न केवल एटी फील्ड था, बल्कि स्टील आर्मर भी था, जिससे वह अपने सामने आने वाली हर चुनौती को आसानी से संभाल सकता था। परीक्षण कक्ष की हमलावर प्रणाली को उसके मैकेनिकल हॉट द्वारा तुरंत ओवरराइड कर दिया गया था। उस बिंदु पर भले ही राघव ने बहुत अधिक प्रयास न किया हो, कक्ष उसके लिए कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सका। तो संक्षेप में, ये परीक्षण कक्ष वास्तव में उसकी सीमाओं को नहीं माप पा रहा था। परीक्षण समाप्त हुआ और तेज ने एक मोबाइल टर्मिनल हाथ में लेकर एकत्र किए गए डेटा की समीक्षा की। फिर उसने अपनी टीम को समापन प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया। 2 सप्ताह पहले की तुलना में एबिलिटी उपयोगकर्ताओं की विकास दर काफी बढ़ गई है, तेज ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा।
दोपहर के 3:20 बज चुके थे, इसलिए नए आए उत्तरजीवियों को अपनी बारी के लिए कल तक प्रतीक्षा करनी होगी। अपनी जान बचाकर भागना, हर परिस्थिति में जीवित रहना। जो कोई भी अब तक जीवित है, वह कम से कम आंशिक रूप से भाग्यकारिणी है, बाघा ने कहा। एक कुरियर के रूप में बाघा ने नर्क जैसे दृश्य देखे थे। अब ये बातें उसे विचलित नहीं करती थीं। परीक्षण समाप्त होने के साथ कई लोग तितर-बितर होने लगे। इन्फिनिट कॉनॉय और लोंगशान नंबर 1 के बारे में बातें कर रहे थे। जिन सैकड़ों लोगों ने अभी अभी अपना परीक्षण पूरा किया था, वे अभी भी कैथेड्रल प्लाजा में आपूर्ति प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ तक कि एवोल्यूशन लेवल के उत्तरजीवियों को भी आपूर्ति का एक बॉक्स मिला। राघव, किकी और प्रोजेश, पूनम और अन्यों के साथ फिर से जुड़ गए। तभी नाइटवॉकर्स के कर्मचारियों ने सभी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सबकी निगाहें काले धातु के ट्रेंच कोट पहने एक छोटे कद के युवक पर टिकी थीं, तेज। जैसे ही तेज आगे बढ़ा, उसने लापरवाही से अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसके पीछे मौजूद विशाल सोल वेव पीक डिटेक्टर से एक धीमी गूंज निकली और वह अपने आप कई मीटर एक तरफ खिसक गया। साइकोकिनेसिस, मनःशक्ति द्वारा वस्तुओं को हिलाना। राघव ने भौहें सिकोड़ी। एक तरह से किकी बुदबुदाए, लेकिन यह कुछ अलग महसूस होता है। शुभ दोपहर उत्तरजीवियों, मैं तेज हूँ, फीनिक्स के नाइटवॉकर्स संगठन स्टारफायर डिवीजन 3 शिलान ऑपरेशंस टीम का टीम लीडर। तेज की आवाज़ शांत थी। सबसे पहले, फीनिक्स के काम का समर्थन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका डेटा अब फीनिक्स के सिस्टम में दर्ज कर लिया गया है। आप इसे फीनिक्स के तहत अपना नया नागरिकता नंबर मान सकते हैं। सर्वनाश के दिन को 92 दिन हो चुके हैं। दिनांक ID D92। यदि अंधेरा एक बार है, तो आप में से जो यहाँ खड़े हैं, वे भाग्यशाली कुछ लोग हैं जिन्होंने तैरना सीख लिया है। लेकिन लहरें रुकी नहीं हैं। समय की कमी के कारण मैं आपको 3 प्रमुख जानकारियों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करूंगा। ये सुनकर डैनियल लोंगशान नंबर 1 की टीम की ओर चिल्लाया, ध्यान से सुनो, ये भविष्य में तुम्हारी जान बचा सकता है। इन्फिनिट ट्रेन की ओर पूनम और अन्य राघव के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। उसकी सामग्री फायर बुक में होनी चाहिए, लेकिन तरीका अध्ययन करने लायक है, राघव ने कहा। अन्य लोग भी सतर्क हो गए थे, विजय, राजू और उन 5 काफिलों के सदस्य जिन्होंने अग्रिम पंक्ति की रक्षा की थी। पहला बिंदु, जीन इवॉल्वर के लिए अत्यधिक खतरे से बचना बड़े उछाल को ट्रिगर कर सकता है। दूसरी ओर, एबिलिटी उपयोगकर्ताओं के पास एक पावर कोर होता है जो उन कणों को एबिलिटी प्रभावों में परिवर्तित कर सकता है। तेज ने भीड़ को संबोधित किया, लेकिन एबिलिटी उपयोगकर्ताओं की कमियां भी होती हैं। अधिकांश एबिलिटी का दायरा सीमित होता है और उनमें गतिशीलता मोबिलिटी की कमी होती है। इसीलिए फीनिक्स सभी एबिलिटी उपयोगकर्ताओं को अपने शरीर को प्रशिक्षित करने की भी सिफारिश करता है। यह आपके लिए कहना आसान है, अचानक किसी ने बीच में टोका। अनुष्का और पूनम ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह ब्लैकी कॉनॉय का नेता जोसेफ था, 1200 रेटिंग वाला एक बरसर्कर लेवल एबिलिटी उपयोगकर्ता। कमियां, मुझे ऐसा नहीं लगता, जोसेफ ने कहा। स्पष्ट रूप से वह तेज की बात से सहमत नहीं था। तुम्हें पता है एबिलिटी क्या है? वे मूल रूप से जादू हैं। तेज ने एक छोटी सी आह भरी। वह बोलने ही वाला था कि किनारे खड़े बाघा ने पहले बात काट दी। ये सिर्फ गतिशीलता के बारे में नहीं है, आपके शरीर की चपलता और रिकवरी भी समीकरण का हिस्सा हैं। जोसेफ नहीं माना, उसने अपने हाथ बांध लिए। क्या तुम एबिलिटी यूजर हो? हाँ, बाघा ने शांति से जवाब दिया। तुम्हारी एबिलिटी पीक वैल्यू क्या है? 700। और तुम्हारा लिमिट कोएफिशिएंट 1.8। गणना करने पर भले ही बाघा की पीक वैल्यू केवल 700 थी, उसकी रेटिंग 1260 निकली, जोसेफ की 1200 से अधिक। ठीक है, जोसेफ की आंखें चमक उठीं। वह आगे बढ़ा, मुझे देखने दो कि तुम्हारा 700 मेरे 800 के सामने कैसे टिकता है। चेतावनी दे रहा हूं, मैं थोड़ा नरमी बरतूंगा। हे, अब ये दिलचस्प है, एक द्वंद्व, डैनियल ने कहा। राघव ने अपनी नज़रें बाघा पर टिकाए रखीं। वह हमेशा बाघा की उस क्षमता के बारे में उत्सुक था जो कहीं से भी वस्तुओं को प्रकट कर सकती थी। तेज ने बाघा से धीरे से कहा, किसी को चोट मत पहुंचाना। बाघा बस मुस्कुराया और टेंग टेंग को आंख मारी। टेंग टेंग ने अपनी उंगली चटकाई, जिससे हवा का एक झोंका निकला। बाघा ने उस हवा के झोंके का उपयोग करके खुद को सीधे जोसेफ के सामने लॉन्च किया। जोसेफ ने अपना दाहिना हाथ भींचा और अपनी हथेली आगे बढ़ाई। एक शक्तिशाली शॉकवेव निकली। बूम! बाघा बर्फीली धूल के तूफान में समा गया। मेरे पीछे! जोसेफ की आंखें जल उठीं। वह घूमा, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। यह एक विशाल दंगा ढाल थी जिसे बाघा ने प्रकट किया था। इससे पहले कि जोसेफ खुद को संभाल पाता,
बाघा बिजली की गति से आगे बढ़ा। क्लिक, जोसेफ की कलाइयों में धातु की हथकड़ियां लग गईं। मोटे केबलों ने उसके हाथों को उसकी छाती से बांध दिया। फिर धप, एक जोरदार प्रहार ने उसके पैरों को नीचे से उड़ा दिया। जैसे ही वह गिरा, एक खंजर दिखाई दिया जो जमीन में गड़ा हुआ था और सीधे उसके माथे की ओर था। उस पल में जोसेफ को अपनी गर्दन पर मौत की सांस महसूस हुई। ये मुकाबला 5 सेकंड से भी कम समय तक चला। जैसे ही जोसेफ का चेहरा ब्लेड से टकराने वाला था, वह हवा में ही रुक गया। बाघा शांति से खड़ा था, उसने एक स्टील केबल पकड़ रखी थी जिसने उसे थाम लिया था। सावधान, इस तरह गिरने से तुम्हें चोट लग सकती है। भीड़ पूरी तरह से दंग रह गई। 1200 रेटिंग वाले उपयोगकर्ता को 700 रेटिंग वाले उपयोगकर्ता ने 5 सेकंड में हरा दिया। अब दूसरे बिंदु के बारे में बात करते हैं, तेज ने मंच पर बोलना जारी रखा जैसे ही भीड़ शांत हुई। इस शक्ति का स्रोत कोल्ड डार्क फंडामेंटल पार्टिकल्स 2 माध्यमों से आता है। पहला अंधेरा है, दूसरा डरावनी संस्थाओं को मारना है। लेकिन ये शक्ति अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाती है। इसीलिए हम ईरी ब्लड क्रिस्टल से कोल्ड डार्क रिएजेंट निकालते हैं। ये तुलनात्मक रूप से सुरक्षित तरीका है। इसे संतुलित करने के लिए फीनिक्स धूप और सब्जियों के रस पीने को प्रोत्साहित करता है। अंत में तीसरा बिंदु क्षमताओं और शारीरिक तकनीकों के प्रशिक्षण का एक ही नियम है, दोहराव। ये सुनकर प्रोजेश की आंखें चमक उठीं। वह अपनी अग्नि प्रकार की क्षमता को विकसित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। फीनिक्स ने वास्तव में सब कुछ सोच रखा है, पूनम ने जोड़ा। सुमी ने सिर हिलाया। ये तूफान में एक वरदान है। फीनिक्स सार्वजनिक रूप से भर्ती कर रहा है, तेज ने घोषणा की। नाइटवॉकर्स, शोधकर्ता, लॉजिस्टिक्स। यदि आप शरण लेना चाहते हैं तो साइन अप करें। रक्षा पंक्ति के विजय ने आह भरी। हमारे काफिले ने पिछले 1 महीने में अपने आधे लोगों को खो दिया है। सामने खड़े राजू ने गहरी सांस ली। यही कारण है कि हर कोई बस फीनिक्स के साथ रहना चाहता है। राघव के चेहरे का भाव भी गंभीर हो गया। उसने उन भाग्यशाली कुछ लोगों के बारे में सोचा जो यहां तक पहुंच पाए। ठीक है, इसी के साथ जानकारी समाप्त होती है, तेज ने कहा। मुझे फीनिक्स के सर्वोच्च पंथ को दोहराने की अनुमति दें। वह सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ, अपना दाहिना मुक्का अपने बाएं सीने पर उठाया। बाघा से लेकर टेंग टेंग तक सभी ने उसका अनुसरण किया। मैं अपने शेष जीवन के लिए मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए लड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं अपनी हड्डियों को ईंधन के रूप में जलाऊंगा, शाश्वत रात को दिन में बदल दूंगा और सभ्यता की ज्वाला की रक्षा करने की शपथ लेता हूँ। पूरी फीनिक्स सेना एक स्वर में चिल्लाए, अपनी हड्डियों को ईंधन के रूप में जलाओ, शाश्वत रात को दिन में बदलो, सभ्यता की ज्वाला की रक्षा करो। राघव को अपने कानों में गूंज महसूस हुई। उसने रसिका, राणा और यहाँ तक कि प्रसेनजीत के बारे में सोचा, जिन्होंने मतभेदों के बावजूद एक बड़ी सफलता की खातिर इस नेक काम में शामिल होने का विकल्प चुना था। अध्याय 274 मुक्त गतिविधियां। क्षमताओं का परीक्षण समाप्त हो गया था और इन्फिनिट कॉनॉय ने भारी पुरस्कार हासिल किए। 5 बरसरकर लेवल, 4 वज्र लेवल और 1 इवोल्यूशन लेवल क्षमता उपयोगकर्ता। इसके चलते उन्हें फीनिक्स से भारी मात्रा में आपूर्ति और हथियार प्राप्त हुए। सहयोग के रूप में रक्त के नमूने देने के बाद राघव की टीम को कुल 5 पिकअप आपूर्ति ट्रक, मानक उत्तरजीविता वस्तुओं के 13 क्रेट, कोल्ड डार्क रिएजेंट की 5 शीशियां, 4000 राउंड के साथ 4 भारी मशीन गन, साथ ही 5 YJ-03 वाहन माउंटेड एंटी एयरक्राफ्ट तोपें और 1000 गोले मिले। ये YJ-03 तोप 80 मिलीमीटर मध्यम क्षमता का हथियार था जो ऊंचाई 3000-7800 मीटर और विनाशकारी प्रभाव दोनों में सक्षम था। इसमें $10 कैरेट सर्क डॉलर से डॉलर जोड़ 85 कैरेट सर्क डॉलर तक का फायरिंग आर्क था, जो इसे कम ऊंचाई वाले हवाई लक्ष्यों और ज़मीनी लक्ष्यों दोनों के लिए उपयुक्त बनाता था। एक नियमित काफिले के लिए इस स्तर की मारक क्षमता पहले से ही भारी मानी जाती थी। हालांकि यह 1130 CIWS या रेल माउंटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोपों से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन इसके फायदे इसके कॉम्पैक्ट आकार और स्वचालित लक्ष्य प्राप्ति और फायरिंग में थे। एकमात्र कमी इसकी मैनुअल लोडिंग प्रक्रिया थी, जिसका अर्थ था कि राघव को इन्फिनिट ट्रेन पर इसके उपयोग के लिए कुछ और PX-05 रोबोट बनाने होंगे। दूसरी ओर लोंगशान नंबर 1 की टीम में बड़ी संख्या में लोग थे, 4 बरसरकर लेवल, 1 दर्जन वज्र लेवल और दर्जनों इवोल्यूशन लेवल उपयोगकर्ता। हालांकि अधिकांश आनुवंशिक इवॉल्वर थे, फिर भी उनकी युद्ध क्षमताएं जबरदस्त थीं। टीम ने फीनिक्स से एक विशाल खेप हासिल की, जिससे डैनियल, अनुष्का और अन्य लोग बहुत खुश थे। कोल्ड डार्क रिएजेंट की 5 अतिरिक्त शीशियां हाथ में होने के कारण राघव ने अधिक रिएजेंट के लिए फीनिक्स के साथ अपने ईरी ब्लड क्रिस्टल का व्यापार न करने का निर्णय लिया। इसके बजाय उसने पूनम को अन्य काफिलों के साथ आवश्यक वस्तुओं के व्यापार के लिए एक समूह का नेतृत्व करने के लिए भेजा। अभी
शिलान शहर में कई काफिले इकट्ठे हुए थे। मूल रूप से उनकी ज़रूरत की कोई भी चीज़ किसी न किसी से वस्तु विनिमय बार्टर की जा सकती थी। इन्फिनिट ट्रेन में पर्याप्त जगह थी। पहले उन्होंने यहाँ वहाँ से सामान इकट्ठा किया था, लेकिन उनका सबसे बड़ा लाभ तांगहाई और हेंगशान दर्रा स्टेशन पर व्यापार से हुआ था। अब जबकि परीक्षण पूरा हो गया था, राघव ने रणनीति बदली और टीम को 3 समूहों में विभाजित कर दिया। पूनम, राज, रूबेल और अपो आपूर्ति खरीदने के लिए कुछ अन्य लोगों को साथ ले गए। इस बीच प्रोजेश को खाली नहीं छोड़ा गया। सुमी और चिराग को उसके और रजिता के साथ फीनिक्स से प्राप्त सामान को सुरक्षित रूप से इन्फिनिट ट्रेन तक पहुंचाने का काम सौंपा गया। ट्रेन पर आर्मर वेल्डिंग का काम जल्द ही पूरा होने वाला था। गोल्डन सिटी कॉनॉय के सुधीर से जुड़े मामले के कारण राघव ने सुमी और प्रोजेश को भी आगाह किया और उनसे बरामद किए गए ड्रैगन क्लास इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पर कड़ी नज़र रखने को कहा। लेकिन मिशेल प्लाजा पर परीक्षण खत्म होने के साथ इन्फिनिट कॉनॉय की प्रतिष्ठा शायद दूर दूर तक फैल गई थी। वे लोंगशान नंबर 1 के ठीक बगल में खड़े थे, जहां डैनियल की तरफ से 1000 से ज़्यादा लोगों की नज़र थी। गोल्डन सिटी कॉनॉय अब शायद परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उस समय राघव ने किकी को उसे एक अलग स्थान पर ले जाने के लिए कहा, शिलान हथियार निर्माण संयंत्र। आज रात उसने इन्फिनिट ट्रेन के कवच, हथियार प्रणालियों और आंतरिक सुविधाओं को अपग्रेड करने की योजना बनाई थी। मोनिका क्वीन के ब्लूप्रिंट की बदौलत उसके पास एकीकृत बिजली प्रणालियों, वायु संचार, लिफ्ट, हथियार बे, यहाँ तक कि ब्लास्ट दरवाजों के लिए भी बेहतर डिज़ाइन थे। उसे काम पूरा करने के लिए समय के इस अवसर का पूरा लाभ उठाना था। अब छोड़े जा चुके इस संयंत्र में उसका लक्ष्य किसी भी बड़े पैमाने के उपकरणों की खोज करना था जिन्हें वह पुनः उपयोग में ला सके। यदि वह पूरी तरह से स्वचालित शेल प्रेसिंग मशीन जैसा कुछ पा सके, तो वह गोला बारूद उत्पादन के लिए एक पूरा ट्रेन डिब्बा समर्पित कर सकता था, जिससे रिलोडिंग और पुनर्विनिर्माण की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो जाएगी और उसे शारीरिक श्रम से राहत मिलेगी। कड़ाके की ठंडी हवा चल रही थी और शिलान शहर की रक्षा दीवारों से दूर तोपखाने की गूंज सुनाई दे रही थी। 7वीं इन्वेस्टिगेशन कोर 24 घंटे अग्रिम पंक्ति की कमान संभाले हुए थी। फीनिक्स के पास गोला बारूद की अच्छी आपूर्ति थी और डॉन सेंटर ने 3 दिन पहले तक सैन्य रसद जारी रखी थी, जब तक कि एक्सट्रीम कोल्ड वोर्टेक्स नहीं आया था। इस बड़े प्रवास के लिए फीनिक्स ने आसपास के क्षेत्रों के हर लड़ाकू संसाधन को समेकित किया था। ये राक्षस 24 घंटे हमला कर रहे हैं। हमले और भी लगातार और तेज होते जा रहे हैं, संभवतः आने वाली ध्रुवीय रात से जुड़े हैं, किकी ने ऊंचाई से दूर के मोर्चे को देखते हुए कहा। राघव ने ऊपर घूमते भंवर की ओर देखा। काले बादल छाए हुए थे। बर्फीले आकाश में कभी कभी कोबाल्ट बिजली चमक रही थी, जैसे कोई ब्रह्मांडीय राक्षस बर्फीले मैदानों और शिलान शहर पर दबाव डाल रहा हो, जिससे उसके सीने में सिहरन दौड़ गई। ये भंवर से भी जुड़ा हो सकता है, वह बुदबुदाया। उसकी भौहें तन गईं। हालांकि शहर शांत लग रहा था, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। शायद यह वह डरावनी इकाई थी जिसे बुबाई ने देखा था, या रहस्यमय ढंग से मिटाए गए निशान। ये सब गलत लग रहा था। इसलिए भले ही शहर के उत्तरजीवी अब अधिक रिलैक्स लग रहे थे, राघव चौकन्ना रहा। हे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे नाइटवॉकर्स हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं? किकी ने बाघा के प्रदर्शन को याद किया। वह अभी भी इससे हिल गई थी, खासकर इसलिए क्योंकि जोसेफ की हमले की शैली उसकी अपनी शैली से मिलती जुलती थी। राघव ने उसकी ओर देखा और कहा, इसकी उम्मीद थी। नाइटवॉकर्स का अन्य क्षमता उपयोगकर्ताओं पर सबसे बड़ा लाभ सूचना तक पहुंच है। वे दुनिया भर के 40,000 से अधिक नाइटवॉकर्स से डेटा एकत्र कर रहे हैं। क्षमताओं के बारे में उनकी समझ बाकी सभी से बहुत आगे है। इसके अलावा वे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पहले से ही कोल्ड डार्क रिएजेंट जैसी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। किकी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, समझ में आता है। तुम शायद सोच रही हो कि जोसेफ इतनी जल्दी क्यों हार गया, है ना? राघव ने पूछा। एक तरह से। राघव ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी नज़रें तेज हो गईं। बाघा की बेफिक्र हरकतों से धोखा मत खाओ। जब वह लड़ता है तो वह निर्णायक होता है। अंतिम प्रहार पर रुकने के अलावा वह किसी डरावनी इकाई के खिलाफ जीवन मरण की लड़ाई की तरह लड़ा। जोसेफ भले ही सतर्क था, लेकिन वह गति मोमेंटम के मामले में पहले ही एक कदम पीछे था। इससे राघव को एक बात समझ आई, बाघा ने स्पष्ट रूप से जोसेफ की तुलना में कहीं अधिक जीवन मृत्यु की स्थितियों का सामना किया था। लेकिन तुम्हारे खिलाफ जाना इतना आसान नहीं होगा, उसने किकी की ओर मुड़ते हुए कहा। तुम्हारी क्षमता में फुल रेंज डिफेंस है। तुम्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है। वो तो है ही टिल्ड, किकी मुस्कुराए। लेकिन गंभीरता से, मैंने इस बार बहुत कुछ सीखा। मैं कह सकती हूँ कि मेरी क्षमता में विकास की बहुत गुंजाइश है। जैसे ही वे बात कर रहे थे, दोनों एक औद्योगिक क्षेत्र में पहुंच गए।
सबसे पहले जो दिखाई दिया वह जंग खाए हुए स्टील के ढांचों का एक समूह था। ऊंची चिमनियां बर्फ के पर्दे को चीरती हुई काली तलवारों की तरह खड़ी थीं। राघव और किकी ने हवा में गोता लगाया और सीधे खोज में जुट गए, अपने लक्ष्य के लिए विभिन्न बड़ी कार्यशालाओं को स्कैन किया। निश्चित रूप से उन्हें एक हथियार कारखाने की स्टील वर्कशॉप के अंदर खजाना मिलने में देर नहीं लगी। एक आग स्मेल्टिंग फनेस, एक सीएनसी फोजिंग प्रेस, एक सिरेमिक प्लेट सिंटरिंग फनेस और वही चीज जिसकी राघव तलाश कर रहा था, एक पूरी तरह से स्वचालित शेल केसिंग प्रेस। समस्या, वे विशाल थे। शिलान हथियार निर्माण कारखाने का पैमाना राघव की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं है। इसे चलाने के लिए कम से कम कुछ 100 इंजीनियरों की आवश्यकता होगी। हे टिल्डर, किकी ने लोडिंग लाइन पर 6 एक्सिस रोबोटिक आर्म की ओर इशारा किया। क्यों न उसी से शुरू किया जाए? छोटी चीजों से शुरुआत करो। राघव ने एक लाचारी भरी आह भरी। छोटा, उसने कहा। वह चीज कम से कम 1 दर्जन टन की थी और कार या ट्रेन से अधिक जटिल थी। ठीक है, मैं इसी से शुरू करूंगा। अभी के लिए ये रोबोटिक आर्म सबसे आसान चीज लग रही थी। और अगर उसे पूरा ब्लूप्रिंट मिल गया तो वह शायद गाड़ी संख्या 11 में 2 स्थापित कर सकता था, जो मैकल्स को लोड और अनलोड करने के लिए समर्पित थी। राघव ने अपना एक्सोसूट पावर अप किया और रोबोटिक आर्म के पास कूद गया। अपने दस्ताने उतारकर उसने हाथ बढ़ाया और उसे स्कैन करना और निगलना दबाव शुरू कर दिया। स्कैन प्रगति 1%। जैसे ही उसने शुरू किया, राघव को एहसास हुआ कि इस चीज को स्कैन करने में 1 घंटे से अधिक का समय लगेगा। किकी ने कहा, तुम अपना काम करो, मैं इधर उधर देख कर आती हूँ। ठीक है, ज्यादा दूर मत जाना, मैं विचलित नहीं हो सकता। किकी जानती थी कि राघव को अभी सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए वह बस कारखाने में घूमती रही। कम्युनिकेटर के माध्यम से सुमी की आवाज आई, जिसने बताया कि फीनिक्स से मिली सभी आपूर्ति इन्फिनिट ट्रेन में वापस ले जाई जा चुकी है। पूनम भी लौट आई थी और राघव से पूछ रही थी कि अगला कदम क्या है। राघव ने कुछ देर सोचा और रात होने से पहले टीम को कुछ खाली समय देने का फैसला किया ताकि सभी को आराम करने का मौका मिले। इन्फिनिट ट्रेन की टीम ये खबर सुनकर रोमांचित हो गई। एक लंबा समय बीत गया था जब उन्होंने खुद को इतना सुरक्षित महसूस किया था। पूनम ने सुनिश्चित किया कि बाहर जाने वाले सभी लोग 3 या अधिक के समूह में घूमें और रात होने से पहले लौट आएं। जल्द ही चालक दल शहर की ओर निकल पड़ा। प्रोजेश ने रुककर ट्रेन की रखवाली करने की पेशकश की। सप्लाई ट्रेडिंग स्ट्रीट पर उत्तरजीवी काफिलों द्वारा लगाए गए स्टालों की भरमार थी। टायर मशरूम के कबाब, छिपकली के तेल में तले हुए शैवाल केक, कुरकुरी हरी छाल, बर्फीली नमक वाली छिपकलियां, डामर बिच्छू के चिप्स, चमगादड़ के साथ बीफ सूप। हे भगवान, ये सब क्या हैं? रूबेल और आपू, पूनम, राज और रजिता के साथ घूम रहे थे। उत्तर कयामत के व्यंजनों की विविधता ने सभी लड़कियों की भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। इन चीज़ों ने छिपकली के झटके, जर्की और चूहे के मांस को भी स्वादिष्ट बना दिया था। पूनम भोजन को देखकर सर्वनाश में मानवता की रचनात्मकता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। इन्फिनिट ट्रेन के चालक दल के पास प्रचुर आपूर्ति थी, इसलिए वे लगभग संसाधनों में तैर रहे थे। समूह विंडो शॉपिंग की मानसिकता के साथ टहल रहा था। तभी पूनम रुकी जब उसने एक स्टॉल पर कुछ परिचित देखा जो कार के बोनट का उपयोग स्टैंड के रूप में कर रहा था। विक्रेता एक महिला थी जो एक मोटे जैकेट में लिपटी हुई थी। महिला ने पूनम की नज़र देखी और कोने में एक बॉक्स की ओर इशारा किया। बिल्कुल नए 5 बचे हैं, अल्ट्रा थिन 4 डिब्बे और ये तुम्हारे हुए। सौदा मंजूर। कम ही लोगों ने उम्मीद की होगी कि सर्वनाश में कॉन्डोम भोजन जितने मूल्यवान हो जाएंगे। पूनम ने उसे एक जानबूझकर दी गई नज़र दी, फिर अपने बैग से 4 डिब्बे निकाले और व्यापार किया। मैं इन्हें ले लूंगी, हो गया टिल्ड। महिला मुस्कुराए। पूनम को सुंदर देखकर वह पास झुकी और अनुभव से बोली, जब तक वे क्षतिग्रस्त न हो, उन्हें धो लें, सुखाएं, थोड़ा पेट्रोलियम जेली लगाएं, आप प्रत्येक का 5 या 6 बार आसानी से पुनः उपयोग कर सकती हैं। उस टिप्पणी ने पूनम के आमतौर पर ठंडे चेहरे को लाल कर दिया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और जल्दी से सामान अपने पैक में रख लिया। शर्माने की कोई बात नहीं है, महिला ने सहजता से कहा। हम महिलाओं के लिए पहले से ही बहुत मुश्किल है। इस मुसीबत में गर्भवती होना, वह नर्क जैसा होगा। धन्यवाद। पूनम शालीनता से मुस्कुराए और आगे बढ़ गई। शिलान हथियार निर्माण संयंत्र, लोडिंग बे नंबर 3। स्कैन प्रगति 65%। राघव आंखें बंद करके बैठा था, अपना मैकेनिकल हॉट सक्रिय करते हुए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहा था। वह अपने कम्युनिकेटर पर संदेशों की निगरानी भी कर रहा था। सुमी, चिराग और पूनम के अनुसार उनमें से कई को भर्ती के प्रयासों का सामना करना पड़ा था। कुछ लाभों के बारे में पूछने आए थे, कुछ राघव की तलाश में थे।
लेकिन चूंकि टीम लीडर वहां नहीं था, इसलिए वे लोग निराश होकर लौट गए। राघव ने सोचा कि क्या कुछ और लोगों को साथ लाया जाए, लेकिन अधिक लोगों का मतलब था अधिक जिम्मेदारी, और वह लोन शाह नंबर 1 की तरह हर बड़ी लड़ाई के बाद दर्जनों लोगों को खोना नहीं चाहता था। उफ, कितना उबाऊ है टिल्ड, किकी राघव के सामने आलस से तैर रही थी। मैं अभी बाहर घूम कर आए। सभी काफिले या तो चीज़ों को अलग कर रहे हैं, काट रहे हैं, या मरम्मत कर रहे हैं। मैंने सुना है कि बहन पूनम और अन्य लोग खरीदारी के लिए बाहर हैं। मैं बहुत समय से खरीदारी पर नहीं गई हूँ टिल्ड। राघव थोड़ा मुस्कुराया। एक बार जब मैं आज रात ट्रेन के संशोधनों को पूरा कर लूँ तो कल तुम्हारे पास जो चाहो करने के लिए पूरा दिन होगा। सच में टिल्ड, किकी ने उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराया। बेहतर होगा कि तुम मुझे धोखा न दो। मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? अकेले खरीदारी करना उबाऊ है। किकी ने चौड़ी, उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। राघव, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। देखते हैं, उसने कारखाना क्षेत्र से परे देखते हुए कहा। ये लोग अपने काफिले की सुरक्षा को अपग्रेड करने के लिए हर सेकंड का उपयोग कर रहे हैं। एक और स्टील प्लेट पूरी टीम को एक और दिन जीवित रख सकती है। अगर मैं इसे अपग्रेड नहीं करता तो मैं रात में सो नहीं पाऊंगा। किकी ने उसे एक कोमल नज़र दी और मजाक में कहा, हाँ, हम सभी जानते हैं कि आप बहुत जिम्मेदार हैं। कप्तान राघव, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आप मुझसे पीठ की मालिश और पैरों की मालिश करवाना चाहते हैं? और उसके बाद एक छड़ी से जोरदार प्रहार, है ना? राघव ने हंसते हुए कहा। जब से वे वर्कशॉप में आए थे, विभिन्न उत्तरजीवी टीमें इधर उधर घूम रही थीं, लेकिन भारी मशीनरी के अलावा कुछ न पाकर वे बुदबुदाते हुए चले गए। राघव और किकी मैकेनिकल आर्म पर ऊपर रहे थे और किसी ने उन्हें नहीं देखा था। अचानक राघव ने किकी को चुप रहने का इशारा किया। उसने कारखाने में किसी के आने की आहट सुनी। किकी तुरंत शांत हो गई और उसके पास बैठकर चुपचाप इंतजार करने लगी। लेकिन इस बार आने वाले लोग थोड़े अलग महसूस हुए। आवाज़ों से ही लगा कि मामला कुछ निजी है। यहाँ ठीक है टिल्ड, एक आदमी की आवाज़ एक कोने से आई, जो जल्दबाजी और उत्साह से भरी थी। तुम बहुत ज़्यादा उतावले हो, अभी दिन का उजाला है। क्या होगा अगर कोई अंदर आ जाए? महिला ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। आज रात मेरी नाइट वॉच है। चलो डार्लिंग, अपनी पैंट उतारो टिल्ड। उफ, बहुत ठंड है। मेरा पिछला हिस्सा जम जाएगा। क्या तुम कोई गर्म जगह नहीं चुन सकते थे? तो क्या कार में वापस चलें? बिल्कुल नहीं, वहाँ सब लोग हैं और वह साउंड प्रूफ नहीं है। तो क्या हुआ, हम शादीशुदा हैं। चलो नखरे मत करो, बस मुझे थोड़ा महसूस करने दो टिल्ड। उफ, बस करो, तुम बेशर्म हो, बस जल्दी करो। डॉट डॉट डॉट। लोडिंग आर्म पर ऊपर राघव का चेहरा सपाट था, -50 डिग्री सेल्सियस, और वे ये कर रहे हैं। उन्हें फ्रॉस्टबाइट की चिंता नहीं है, लेकिन फिर एनहेंसर्स अब बहुत अधिक मजबूत हो गए थे। तभी उसे अपने हाथ पर दबाव बढ़ता हुआ महसूस हुआ। मुड़कर देखने पर उसने देखा कि किकी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उसने राघव के कंधे को कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में बुदबुदाई, कितने बेशर्म हैं। राघव धीरे से हंसा और फुसफुसाया, क्या तुमने उन्हें नहीं सुना? वे एक शादीशुदा जोड़ा हैं। इसमें बेशर्मी क्या है? चुप रहो। नीचे खाली वर्कशॉप में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। किकी का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने उन शर्मनाक आवाज़ों को रोकने के लिए एक टेलीकिनेमेटिक शील्ड बनाई, फिर अपना चेहरा राघव के कंधे में छिपा लिया और अपने कान बंद कर लिए। 1 मिनट बाद आवाज़ें बंद हो गईं। महिला की झुंझलाहट भरी शिकायतों के साथ वे दोनों आखिरकार चले गए। अब राघव दंग रहने की बारी थी। वह बुदबुदाया, लगता है विकास में किडनी शामिल नहीं है। तुमने अभी क्या कहा? किकी ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें संदिग्ध रूप से सिकुड़ गईं। राघव ने तुरंत गंभीर चेहरा बना लिया। कुछ नहीं, अभी भी समय बचा है। स्कैन प्रगति 80%। ठीक है फिर, जल्दी करो। किकी ने अपना चेहरा उसकी ओर झुकाया, उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। वह मुस्कुराई और चिढ़ाया, वे काफी तेज थे, है ना? राघव,